हेलो बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि कैलकुलेशन कई बार ज़्यादा होती है। तो हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हमारा मेथड करेक्ट है, और फिर फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस गिवन होते हैं तो हम फाइनली ऑप्शंस की मदद से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में हमें डिटेल एनालिसिस, डिटेल कैलकुलेशन चाहिए। अब जैसे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि A+B से प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, रेट लॉ इसका दिया है, K दिया है, और हमें टाइम बताना है जब कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाए हाफ। तो अच्छा देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन। जैसे हमें A+B से प्रोडक्ट दिया है रिएक्शन। अब जरा कंसंट्रेशन पे नजर डालो। A की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है और B की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ मोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो B की कंसंट्रेशन है वो मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ A है ना। इसका मतलब अगर A में से थोड़ा सा रिएक्ट भी कर जाएगा तो B के रिस्पेक्ट में वो हमेशा निग्लिजिबल ही रहेगा। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में कैसी है, स्यूडो ऑर्डर। तो अभी जो रेट लॉ लिखा है R इक्वल टू K² B, क्योंकि B टाइम के साथ वेरी करेगा नहीं, B के टाइम के साथ कैसा है, कांस्टेंट। तो B को हम कांस्टेंट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं और रेट लॉ नया लिखेंगे R इक्वल टू K'(A²). तो ये रिएक्शन कैसी है, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, B के रिस्पेक्ट में स्यूडो ऑर्डर का काम कर रही है रिएक्शन। और ये जो K' है इसकी वैल्यू K इंटू B है। अच्छा, K हमको दिया गया है क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻⁻5, और B अगर देखें तो 2 इंटू 10⁻3। तो अगर ये चेक करें तो कितनी वैल्यू आ रही, देखो 5 इंटू 2 हो गया 10, 10⁻4 बन रहा है इधर। तो ये 0.1 आ रही है, कांस्टेंट K' की वैल्यू कितनी आ रही, 0.1। अच्छा, कांस्टेंट K' 0.1 आ रहा है और क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है, हाफ लाइफ। हमें पता भी है कि भाई A क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस केस में, तो हाफ लाइफ भी A के रिस्पेक्ट में ही हमें देखनी पड़ेगी। और रिएक्शन क्योंकि स्यूडो सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जब रेट लॉ इस तरह का हमें नजर आता है तो हमें हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पता है, T½ 1/K⁴ होता है कि नहीं। इस केस में K की जगह आ जाएगा बस K'। तो K'(A⁴ ये हाफ लाइफ का वैल्यू दिखेगा। अब K' तो है 0.1 और A⁴ कितना है, 0.2। तो 1/0.1 इंटू 0.2, तो ये वैल्यू जो है वो पॉइंट मतलब 100/2 एक तरीके से दिख रही है, मतलब 50 मिनट। तो देखो रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या है, 50 मिनट। इसका मतलब A को आधा होने में टाइम जो लगेगा दैट इज अराउंड 50 मिनट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। B A के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं या निग्लिजिबल चेंजेस आ रहे हैं। तो B को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हुए, अप्रोक्सीमेशन लेते हुए इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पर ये क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें दिखे तो। क्लियर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। तो मतलब कॉन्सेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी हमें ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस तरह या इसके डेराइव्ड फॉर्म में अलग अलग बहुत बार पूछा भी जा चुका है जेईई में भी। तो जैसे क्वेश्चन में तुमसे ये बोला जा रहा है कि
रिएक्शन है 2p से 4q प्लस r प्लस s। अब यहाँ ध्यान इस बात का देना कि भाई ये रिएक्शन ऐसे चल रही है कि 2p तो है गैस और इससे 4q गैस प्लस r गैस एंड प्लस s लिक्विड बन रहा है। s पे नजर रखना है, s क्या है? लिक्विड। अब हमसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है 317 mmHg और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रेशर 617 mmHg डेवलप हो रहा है। तो हमें बताना है कि टोटल प्रेशर 75 मिनट के बाद कितना होगा। एंड वॉल्यूम लिक्विड का निग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू गैस, मान के भी चलते हैं जनरली हम ये। और वेपर प्रेशर लिक्विड का दिया है, एस लिक्विड का 32.5। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि एस लिक्विड, वैसे तो वेपर प्रेशर डेवलप जो होता है प्रॉपरली वो इक्विलिब्रियम पे होता है, बट हम यहाँ मान के चलेंगे एस लिक्विड अगर कुछ भी बनाए तो अपना वेपर प्रेशर डेवलप कर पाएगा। ये मानते हुए ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर देखो तो t इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया कि टोटल प्रेशर 2p0 है और टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पर इसमें से 2x रिएक्शन में निकल गया पार्टिसिपेट करने और ये बना 4x, ये बना x। अब लिक्विड का तो प्रेशर क्या होगा? निग्लिजिबल। अच्छा, जो भी डेवलप होगा इक्विलिब्रियम वाला मान के चल रहे हैं, तो दिस इज 32.5 mmHg। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर बात करें t इनफाइनाइट पर, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये 2p फिनिश हो गया पूरा और इससे जो प्रेशर बना इसका आएगा 4p0, इसका p0 और s लिक्विड जो है वो तो अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा। तो पहला काम तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि किस तरह से प्रेशर की वैल्यूज टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। अब एक काम करते हैं कि रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर हम माने के क्या है? रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अब क्योंकि रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की वैल्यू 2k आएगी, जो भी कैलकुलेशन में अपने यूज में आने वाली है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं कि टोटल प्रेशर T इक्वल टू 30 मिनट पर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 2p0 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 2p0 प्लस 3x प्लस 32.5। तो T इक्वल टू 30 मिनट पर टोटल प्रेशर जो है वो 2p0 प्लस 3x प्लस 32.5 mm है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जा रही है 317 mm। तो ये 317 mm के बराबर है। ये एक इक्वेशन हमें नजर आएगी, ठीक है ना? ये हमारे पास एक इक्वेशन दिखेगी। नाउ इसके बाद अगर जैसे देखें टी इनफाइनाइट पे, तो टी इनफाइनाइट पे अगर हम चेक करें तो टोटल प्रेशर हमें यहाँ दिखेगा 4p0 प्लस p0 प्लस 32.5 और इसकी वैल्यू है 617। तो कुल मिला के ये वैल्यू हो गई 5p0 प्लस 32.5 प्लस 32.5, ये वैल्यू 617 के बराबर हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है भाई? अब ये दो इक्वेशन जब हमने बना ली तो इन दो इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमें p0 और x की वैल्यू मिलेगी और जिसकी मदद से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। एक तो पी नॉट जो है 116.9 mm आएगा एंड एक्स की वैल्यू 16.9 mm आएगी। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके पी नॉट एंड एक्स के ये वैल्यूज आ रहे हैं। अच्छा, पी नॉट एंड एक्स के वैल्यू जब आ गए तो इसके बाद ये वैल्यू रख के हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर तुम नोटिस करोगे तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में k की जगह 2k का टर्म आएगा। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म हम इस तरीके से लिख पाएंगे कि टू के इंटू टी इक्वल टू एल एन क्या था 2p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस 2x। अब ये 2 तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ये आ जाएगा सॉल्व होके, मतलब ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की लगा दी, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2k का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये 2k का वैल्यू अप्रॉक्स कितना आएगा वो मैं रख देता हूँ। ये वैल्यू 2k का जो है ये 0.0052 इतना मिनट इनवर्स ये वैल्यू दिखेगी। 2k का वैल्यू हमें इतना सॉल्व करके दिखेगा। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में काफ़ी। तो ये हमारे पास 2k का वैल्यू आ गया। अब 2k का वैल्यू आ गया तो देखो अब क्या पूछा है, आफ्टर 75 मिनट टोटल प्रेशर बताओ। तो भाई अगर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही करें 75 मिनट पर, तो हम x की जगह मान ले रहे हैं भाई 2y चला गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2k इंटू टी इक्वल टू एल एन 2p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस 2y। हमने सिमिलर इक्वेशन लिखी, 2k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके मैं बता देता हूँ y कितना आएगा। लगभग ये आएगा 37.77, इतना वैल्यू ये मिलेगा। अच्छा, इतना वैल्यू मिलेगा तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? टोटल प्रेशर अगर देखोगे तो 2p नॉट प्लस 3y प्लस 32.5 mm के बराबर आएगा कि नहीं? और ये वैल्यू y की डालोगे, p नॉट पता है, तो ऐड करके ये वैल्यू 379.61 mm आ जाएगी। देखो कैलकुलेशन है काफ़ी क्वेश्चन में, तो मैंने इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी है ताकि अगर तुम सॉल्व करो तो अगर कोई वैल्यू मैच ना करे तो तुम्हें गड़बड़ पता चल जाएगी कि कहाँ पे हुई है। तो ये फाइनल अपने पास पी टोटल की वैल्यू आ गई, तो मतलब एक पार्ट आ गया क्वेश्चन का। और अभी इसमें क्या पूछा जा रहा है, और लास्ट में पूछा जा रहा है टाइम फ्रैक्शन T7/8 कि भाई T7/8 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है भाई T7/8 की अगर हम बात करें तो T7/8 का मतलब 87.5% रिएक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं, और ये 3t½ होता है कि नहीं? नॉर्मल हम कई बार कैलकुलेशन कर चुके हैं। और 3t½ तो t½ लिखोगे ln2 अपॉन कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट k नहीं आएगा बल्कि 2k आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। अब ये 2k की वैल्यू इसमें डालोगे तो तुम्हें ये भी आंसर मिल जाएगा मैच करता हुआ, दैट इज अराउंड 399.8। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी T7/8। तो देखो बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट तो ये वैसे करते ही हो सॉल्व, लेकिन एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वेपर प्रेशर जो लिक्विड बन रहा है उसको इक्विलिब्रियम में मानते हुए हमें हर बार वेपर प्रेशर की वैल्यू कुछ भी अमाउंट उसका बना हो यूज़ करनी है।
और दूसरा इस तरीके से सिस्टमेटिक हमें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो टोटल प्रेशर 75 मिनट के बाद निकल आएगा। एंड ये टाइम जो T7/8 है, ये 87.5% रिएक्शन का ये टाइम का वैल्यू भी निकल आएगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोबारा ध्यान से इसको कर लेना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोलना है कि रूम टेम्परेचर जो है 20 डिग्री पर, उसमें ऑरेंज जूस स्पॉयल होता है 64 आवर में, खराब हो जाता है ऑरेंज जूस। और अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 3 डिग्री है, तो इसको हम 3 टाइम्स ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो हमें एक तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी पता लगानी है जो रिएक्शन की है, साथ में 40 डिग्री पर अगर लिया जाए इसी को तो कितना टाइम लगेगा इसको स्पॉयल होने में, राइट। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि कोई भी के है वो टाइम के इनवर्स में ही चलता है। के और टाइम एक दूसरे के इनवर्स में चलते हैं, मतलब रिएक्शन फास्ट होगी तो कम टाइम में होगी, ठीक है ना। तो के और टाइम एक दूसरे के इनवर्स में चलते हैं। तो हमारे पास के वाला एक रिलेशन है कि ln K2/K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। अब इसमें K2/K1 की जगह अगर टाइम के टर्म्स में रखें जिसमें कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, तो इसको हम लिख सकते हैं ln T1/T2, ठीक है। अच्छा, अब ln T1/T2 इक्वल टू दिस। तो अब देखो T1 हम ले रहे हैं 20 डिग्री का टाइम, या एक काम करते हैं T1 हम ले लेते हैं 3 डिग्री का टाइम और T2 ले लेते हैं 20 डिग्री का टाइम। तो T1 अगर 3 डिग्री का टाइम ले तो ये 3 टाइम है कंपेयर टू 20 डिग्री वाला टाइम, उसको T मान लेते हैं, वैल्यू हमें T की 64 दी है, इक्वल टू माइनस EA अपॉन R। अब ये अपॉन R तो मान लो हमें वैल्यू सारी जूल में चाहिए, तो R की वैल्यू हम 8.314 रखेंगे। कैलोरी में चाहिए तो R की वैल्यू 2 रख लेंगे, जैसा भी डिमांड की जाए क्वेश्चन में। 1/T2 माइनस T1 टेम्परेचर। अब देखो जो T2 है वो बेसिकली 20 डिग्री के लिए है और T1 जो है वो 3 डिग्री के लिए। तो 1/20 डिग्री को केल्विन में बदलो, कितना आएगा 293 माइनस 3 डिग्री को 276। तो ये देखो इस तरह से इक्वेशन बन रही है और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें जूल में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो आती है ये आ जाएगी EA की वैल्यू लगभग 43 पॉइंट समथिंग किलो जूल, 43449.2 जूल ऐसे आएगी सॉल्व करके, या 43.4492 किलो जूल। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस सॉल्विंग में क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही। तो ये तुम्हें पहले एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब अगला पार्ट जो पूछा है, ये तो पार्ट ए हो गया। अगला पार्ट पूछा है कि अगर इसको 40 डिग्री पर लें तो कितना टाइम लगेगा। भाई अगर 40 डिग्री पे लेते हो तो फिर वही इक्वेशन बनेगी। 40 डिग्री वाला टाइम अगर हम ले लें T, हम 3 डिग्री और 40 डिग्री में इक्वेशन बना रहे हैं, तो 40 डिग्री वाला टाइम हमने लिया T2 जिसको लिख रहे हैं T, और 3 डिग्री पे कितना लग रहा था 3 × 64। दिस इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1/T2, ये 40 डिग्री है तो 293 था 20, उसमें 20 जोड़ दो तो 313 माइनस 1/276। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें लास्ट क्वेश्चन से पता ही है कि दिस इज 43449.2 जूल। तो अगर ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें टाइम T की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये सॉल्व करके टाइम टी जो मिलेगा वो लगभग 20.474 आवर्स आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट अप्रोच का ध्यान रखो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच किया जा सकता है। सिंपल, जहाँ कांस्टेंट को हम रिलेट करते थे टेम्परेचर के साथ, अब यहाँ रिएक्शन का जो टाइम है कंप्लीशन का उसको कनेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो ये के और टी का जो इन्वर्स वाला रिलेशन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी आता है तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एप्लीकेशन में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का पढ़ा था, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड ए है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कंपाउंड बी सी में कन्वर्ट होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता हुआ। बी सी में कन्वर्ट होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता हुआ। तो अब इनके जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो हमें दिया जा रहा है, ए का 60 डिग्री, बी का 40 डिग्री और सी का -80 डिग्री। इतना एंगल पर ये रोटेट करेंगे। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है सॉल्यूशन, ये लीवो रोटेटरी है। तो हमको बोला जा रहा है कि 20 मिनट के बाद 5 डिग्री का रोटेशन नेट दिखता है और लॉन्ग टाइम के बाद -20 डिग्री का रोटेशन दिखता है। तो हम एक काम करते हैं कि t = 0 पर हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन है A0 और टाइम t = 20 मिनट पर इसमें से हमने मान लिया कि x चला गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो प्रोडक्ट x एंड x बन गए। ठीक है? और आफ्टर लॉन्ग टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरा रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट A0 एंड A0 बन गए। अब अगर देखें तो हमें ये बोला जा रहा है कि भाई टाइम t = 20 मिनट पर एंगल ऑफ रोटेशन 5 डिग्री है, तो RT की वैल्यू हमें दी जा रही है 5 डिग्री। अच्छा, इस समय पे तीनों सॉल्यूशन में है कंपोनेंट, तो हर कंपोनेंट लाइट को रोटेट करेगा, नेट रोटेशन 5 डिग्री का है। तो अच्छा, A कितना रोटेट करेगा? A रोटेट करेगा A0 - x इंटू जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज 60। B कितना रोटेट करेगा? B रोटेट करेगा x इंटू इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है 40। और C कितना रोटेट करेगा? C रोटेट करेगा x इंटू इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है दैट इज -80। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई A0 एंड x में। और आफ्टर लास्ट टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो वैल्यू हमें दी है -20, तो -20 दी है। तो अब ये दोनों B एंड C हैं इस टाइम पर, A तो है ही नहीं, तो यही दोनों रोटेट करेंगे। तो B कितना रोटेट करेगा लाइट को? A0 इंटू 40 और C कितना रोटेट करेगा? A0 इंटू -80। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर ये सॉल्व करें तो देखो A0 की वैल्यू तो आ रही है यहाँ से 1/2 और ये वैल्यू इक्वेशन में ऊपर रखें फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ रही है 1/4। तो A0 और x सॉल्व करके यहाँ से हमें मिल जाएंगे। अब ये दोनों मिल गए तो देखो ये तो A0 तो आया 1/2 और x आया 1/4, तो ये वैल्यू हो गई A0 - x की 1/4। ठीक, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि जो सॉल्यूशन हाफ मोलर था 20 मिनट के बाद आधा रिएक्ट कर गया, आधा बचा 1/4 मोलर। तो ये t = 20 मिनट जो है ये क्या है? ये है हाफ लाइफ। ये तो हमें ऑब्जर्वेशन से दिख गया। और अगर नोटिस करें तो क्वेश्चन में भी हमसे हाफ लाइफ ही पूछी गई है रिएक्शन की। तो हम देखें डेटा इस तरह का दिया था कि लास्ट में हमें कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से दिख गया कि 20 मिनट में सॉल्यूशन हाफ रिएक्ट कर रहा है, तो ये 20 मिनट का टाइम जो है दैट इज हाफ लाइफ। क्लियर है पॉइंट? जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का कॉन्सेप्ट है
जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन है, बट अप्रोच हम बेसिक ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम वही वाला रिजल्ट यूज कर दें, क्योंकि हो सकता है किसी केस में गड़बड़ भी हो जाए उस रिजल्ट से। क्लियर? तो इस बेसिक अप्रोच को ध्यान रखें, ऐसे ही हम आगे बढ़ें किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके के। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन अपने को दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पैरेलल रिएक्शन का है क्वेश्चन और कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। जैसे हम समझते हैं कि अपने पास क्या है, रिएक्टेंट ए है, इससे प्रोडक्ट बी एंड सी बन रहा है, रेट कांस्टेंट रिएक्शन के K1 एंड K2। तो कुछ रिजल्ट है जो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल ही है क्वेश्चन। जैसे t = 0 पे अगर कंसंट्रेशन A0 लो, टाइम t पर इसमें से अगर x + y रिएक्शन में टोटल पार्टिसिपेट कर गया, रिएक्ट कर गया, जिसमें से ऊपर वाली रिएक्शन में गया x, नीचे वाली रिएक्शन में गया y, तो b स्टोइकोमेट्री के हिसाब से x बनेगा, ये बनेगा y। और हमें ऑलरेडी पता है इसका रिजल्ट कि K1/K2 जो कांस्टेंट का रेशियो होता है वो x/y आता है। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसंट्रेशन और ऑफ C एंड A का रेशियो पूछा जा रहा है किसी टाइम t पर कि कितना होगा। तो इसके लिए मतलब 1 आवर में पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हमें ये पता है ये A0 - x + y क्या है, ये तो है 80 टाइम t पर कंसंट्रेशन। तो 80 तो वैल्यू जो आती है A0 e⁻ -K1 + K2t आती है कि नहीं, और कंसंट्रेशन C की जो कि है y, ये अगर सॉल्व करोगे यहाँ से, इसमें अगर यूज करो कि A0 - x + y की वैल्यू 80 है, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन दोगे तो y आ जाएगा तुम्हारा। ये रिजल्ट क्लास में सर लोग निकलवा ही देते हैं। तो y की वैल्यू अगर देखें तो ये आ जाएगी K2 A0 / K1 + K2 1 - e⁻ -K1 + K2t। ये C की कंसंट्रेशन टाइम t पर मिलेगी। इसमें कुछ भी नहीं है खास, बिल्कुल इजली निकाल सकते हैं। चाहो तो मैं तुम्हें हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ से तुम ये लिख पाओगे K2/K1 + K2 की वैल्यू y/x + y है ना, और 80 जो है वो है A0 - x + y। तो यहाँ x + y की जगह ये वैल्यू डाल देना, तो तुम्हें देखो y आ जाएगा सॉल्व होके यही। अब हमें C और A का रेशियो चाहिए, तो कंसंट्रेशन C/ कंसंट्रेशन A, तो ये देखें दिस अपॉन दिस, A0 तो कटा, तो ये बन रहा है K2/K1 + K2 ब्रैकेट में। अब दिस अपॉन दिस, अब इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे दिख रहा है e⁻ K1 + K2t -1, इस फॉर्म का ये आ रहा है रिजल्ट। अब इसमें अगर वैल्यू डाल दी जाए, तो वैल्यू डालें अगर, तो ये ऐसे मिलेगा भाई, K1 और K2 का रेशियो 1:9 है, तो K2/K1 + K2 जो है ये बन जाएगा 9/10 e⁻ K1 + K2t। अच्छा, K1 + K2t, तो K1/K2 अगर देखें तो K1/K2 1/9 है, तो K2 हो गया 9K1, और 9K1 तो K1 + K2 जो हो गया वो 10K1 के बराबर है। तो इसको 10 × K1, K1 है 1.3 × 10⁻⁻5। अच्छा, ये सेकेंड इनवर्स में है, तो इंटू टी करोगे तो टाइम को भी सेकेंड में रखोगे, और टाइम यहाँ दिया है 1 आवर, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ये e⁻K1 + K2t आया, और फिर -1।
ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जो सी और ए का रेशियो है ये 0.537 इतना रेशियो आ जाएगा सॉल्व करके। हाँ, इसको सॉल्व करना भाई डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर लास्ट में यूज कर सकते हैं वैल्यूज के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे और ये वाले रिजल्ट नॉर्मल है, क्लास में याद करा दिए जाते हैं, तो कहीं कोई समस्या है नहीं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, लॉग के हमें इतना दिया है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, और हमें बताना है कि भाई 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, इनिशियल कंसंट्रेशन ईच रिएक्टेंट की इतनी है, तो हाफ लाइफ क्या होगी। तो एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये पता लगा लें भाई के कितना होगा। तो अच्छा, टी अगर 43.3 डिग्री डालोगे इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 3163, और टी की वैल्यू केल्विन में 316.3 प्लस ये 12, तो ये सॉल्व होके आया 22। लॉग के का वैल्यू कितना मिला? 22, और लॉग के का वैल्यू 22, तो लॉग का बेस तो है 10, तो के का वैल्यू 10 टू द पावर 22 इस तरीके से रख सकते हैं। टाइम मिनट में है, तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो भाई क्या यूनिट होगी? पर मोलर पर मिनट। ये के का वैल्यू अपने पास आ गया। अब रिएक्शन है अपने पास ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है एक्स, तो टी इक्वल टू 0 पर अगर देखें तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, मान लो ए नॉट। टाइम टी पर इसमें से एक्स रिएक्ट कर गया, तो क्योंकि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, रेट लॉ तुम्हें दिया है आर इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1। अब एक चीज देखो कि भाई बी और ए टाइम के साथ है तो सेम ही, और बी और ए टाइम के साथ अगर सेम है तो उस कंडीशन में तुम इसको आर इक्वल टू के ए स्क्वायर टाइप पढ़ सकते हो, सिंपल। और आर इक्वल टू के ए स्क्वायर टाइप अगर पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी होगी? टी हाफ हमें पता है 1/k A0 होता है, तो वैल्यू डालें तो k है 10 टू द पावर 22, और A0 की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, तो ये 10 टू द पावर -19 आ जाएगा टाइम मिनट में, ठीक है ना। टाइम इतना आ जाएगा 10 टू द पावर -19 मिनट में। अब क्वेश्चन में एक छोटी सी इशू ये है कि भाई क्वेश्चन तो ठीक है सब दिया है, लेकिन कहीं इसमें ये इंडिकेट नहीं किया है कि दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 है। वैसे क्वेश्चन में ये दे देना चाहिए कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1 1, ठीक है। तो उस केस में अप्रोच थोड़ी आसान हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, वो देना क्वेश्चन में एक जरूरी पार्ट है। मैं लिख देता हूं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन का। देखो रिएक्टेंट कितने भी हैं, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन उनकी सेम है, तो हम सारे रिएक्टेंट को रेट लॉ में रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल रिएक्टेंट, और सिंप्लीफाइड रेट लॉ हमें नजर आएगा। ध्यान देना, कितने भी रिएक्टेंट हो, अगर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तो रेट लॉ में सारे रिएक्टेंट को एक सिंगल रिएक्टेंट से रिप्लेस करके लिखा जा सकता है। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर नजर आ जाएगी, तो इसका ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन में इसी तरह से चीज़ें दे दी जाती हैं।
भाई स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें दो रिएक्शन दी गई हैं अलग अलग, जिसमें एक में एक रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरे में बी से, एंड है दोनों फर्स्ट ऑर्डर की। एक में तो क्या ए से प्रोडक्ट है, सेकेंड रिएक्शन में बी से प्रोडक्ट है, और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही हैं। अब ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 300 टू 310। एक काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। 300 केल्विन से हमने टेम्परेचर 310 केल्विन बढ़ाया, तो रेट अगर डबल हो गया, इसका मतलब रेट कांस्टेंट डबल हो गया। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने k मान ली 300 पर, तो 310 पर ये वैल्यू 2k हो जाएगी। रिएक्शन फर्स्ट के लिए ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और हाफ लाइफ रिएक्शन की 310 केल्विन पे 30 मिनट है। इसका मतलब हाफ लाइफ 30 मिनट है, तो 2k को ln2/t हाफ लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू भी इसकी है जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। अब बोल रहे हैं सेम टेम्परेचर पर बी डिकम्पोज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज ए। इसका मतलब B का रेट कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पर A का डबल है कि नहीं, और A का डबल है तो इसके रेट कांस्टेंट को हम सेम टेम्परेचर पर 4k लिख सकते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन 2 की जो है वो हाफ ऑफ रिएक्शन 1 है। 2 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ रिएक्शन 1। अब हाफ ऑफ रिएक्शन 1, तो भाई अगर फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम EA लिखें तो 2 की कितनी लिखेंगे, EA/2। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो पूछा है फर्दर कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2 एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट पूछा है, जो कि हमने k' मान लिया सपोज। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, चीजें सॉल्व करके बतानी। तो एक काम करते हैं, k और 2k में इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं इन दो टेम्परेचर पर, और इसके लिए लिखते हैं, और उनका रेशियो ले लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो रिएक्शन फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं ln 2k/k इक्वल टू -CA/R 1/T2 -1/T1। और इसी तरह की इक्वेशन बी के लिए भी लिख सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन के लिए। वहाँ रेट कांस्टेंट है 310 पे 4k, तो ln 4k/k' इक्वल टू -CA/2R, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड वाली क्या है, हाफ ऑफ फर्स्ट, 1/310 -1/300। ये इक्वेशन 2। तो भाई अगर इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लिया जाए, तो रेशियो लेने में हमें दिख रहा है कि ये गया कॉमन टर्म, ये गया, R गया, माइनस भी गया, और बचा ये 2। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, मतलब बन रहा है ln 2/ln 4k/k' इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, k' का वैल्यू मिल सकता है। अब सॉल्व करके k' आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू दिए दे रहा हूँ इसकी, कितनी आएगी, ये आएगी √2 ln 2/30। सॉल्व करो, √2 ln 2/30, ln 2.693, तो वैल्यू 0.0327। इस तरीके से ही आ जाएगी इतनी वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। तो k' हम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस हम वैसे वैसे अप्रोच करते चले जाएं, अपने आप ही चीज़ें निकल जाएंगी। सॉल्विंग का काम हमेशा एंड में करें ताकि कैलकुलेशन कैंसिल हो जाए बहुत सारी। क्लियर भाई। इस वाले क्वेश्चन में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म दी गई है और हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि रेट लॉ इसका ये आएगा। अच्छा, अगर देखें तो ये दो तो रैपिड इक्विलिब्रियम स्टेप है, थर्ड स्टेप स्लो है, और थर्ड स्टेप स्लो है तो जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइन करेगा, तो इसको हम RDS बोल सकते हैं।
अब इसको आरडीएस बोल सकते हैं, तो आरडीएस के लिए अगर रेट लॉ लिखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी K3 इंटू COCl इंटू Cl2, ये रेट लॉ आएगा। अब लेकिन समस्या ये कि COCl जो है दैट इज एन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं आता, उसे हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब COCl कहाँ से निकालेंगे? तो दिख रहा है COCl सेकेंड रिएक्शन रैपिड इक्विलिब्रियम वाली है, वहां से आ सकता है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 अपॉन K माइनस 2, दिस इज इक्वल टू COCl डिवाइडेड बाई Cl CO। अब COCl निकालेंगे तो एक समस्या यहाँ पे और आ रही कि Cl भी इंटरमीडिएट है, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए मैं फर्स्ट वाली रैपिड इक्विलिब्रियम यूज करनी पड़ेगी। तो अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो K1 अपॉन K माइनस 1 इक्वल टू Cl का स्क्वायर अपॉन Cl2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से Cl की वैल्यू आ जाएगी जो सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू लिखी जाए, ठीक है ना, तो देखो COCl की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली, तो ये COCl की वैल्यू आ जाएगी K2 अपॉन K माइनस 2 इंटू Cl इंटू CO, और Cl यहाँ से आ जाएगा। Cl यहाँ से कितना लिखोगे भाई? Cl की वैल्यू लिखोगे तो रूट ऑफ K1 अपॉन K माइनस 1 इंटू Cl2, ये डालोगे वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर डाल दो। तो K2 अपॉन K माइनस 2 इंटू Cl की जगह रूट ऑफ K1 अपॉन K माइनस 1 इंटू Cl2 टू द पावर हाफ, ये बनेगा, इंटू Cl2 टू द पावर हाफ और इंटू CO। ये आ रहा है COCl का वैल्यू, और ये वैल्यू अगर रेट लॉ में डालेंगे तो फाइनल रेट लॉ आ जाएगा। तो R इक्वल टू K3, COCl का वैल्यू डाल दो, K2 अपॉन K माइनस 2 इंटू K1 अपॉन K माइनस 1, 2 Cl2 हो गए, तो ये Cl2 टू द पावर 3/2 इंटू CO, ठीक है। तो ये तुम्हारा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। तो K इफेक्टिव अगर देखो, ये हो जाएगा K3 इंटू K2 अपॉन K माइनस 2 रूट ऑफ K1 अपॉन K माइनस 1। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की, और ये फाइनली आ गया इफेक्टिव रेट लॉ, जो ऐसे लिख सकते हो कि K इंटू Cl2 टू द पावर 3/2 इंटू CO, ठीक है ना। तो रेट लॉ भी इफेक्टिव आ गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट भी आ गया। अब R को तुम्हें पता है, रिएक्शन रेट को क्या लिख सकते हो? dCOCl2/dt। तो इस तरीके से हमें फाइनल एक्सप्रेशन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम सिंपल देखें तो ये वही वाला केस है जिसमें स्टार्टिंग स्टेप रैपिड इक्विलिब्रियम स्टेप होता है, और उसके बाद स्लो रिएक्शन होती है, और फिर फर्दर रैपिड स्टेप होते हैं, फास्ट स्टेप होते हैं। तो आरडीएस के लिए रेट लॉ लिखेंगे, अगर कोई इंटरमीडिएट आएगा तो उससे रैपिड इक्विलिब्रियम स्टेप से रिमूव करेंगे। क्लियर पॉइंट? भाई जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है कि दो रिएक्शन दिए हैं A to B, A to C, और दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो कांस्टेंट्स इनके हैं K1 एंड K2। अब हमें पता है कि भाई t इक्वल टू 0 पे मान लो A0 है, और टाइम t पर इसमें से x रिएक्शन में x प्लस वाई पार्टिसिपेट कर गया, तो ऊपर वाली रिएक्शन में x और नीचे वाली में y जाएगा, तो प्रोडक्ट इस तरीके से बनेंगे।
अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन की E1 एंड E2 दी है, तो हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी चेक करनी है कि कितनी होगी। अब इसमें तुम देखो कि तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि 1 मोल रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी अबव इट्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो x प्लस वाई मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो x मोल ऊपर और y मोल नीचे जा रहा है, तो x मोल के करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, xe1 हो जाएगी। इसी तरह y मोल के करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ye2 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू x प्लस वाई मोल के करस्पॉन्डिंग आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो पर मोल के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो ये हमारी इस रिएक्शन के लिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है। अब तुमको पता है यहाँ पे ऑलरेडी कि K1 अपॉन K2 ये x अपॉन वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से x अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह K1 अपॉन K1 प्लस K2 रख सकते हैं, y अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह K2 अपॉन K1 प्लस K2 रख सकते हैं। तो ये की वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे K1 E1 प्लस K2 E2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन की इतनी हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट ये। तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ओवरऑल एनर्जी कितनी एवरेज एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। भाई स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है तो ये भी पैरेलल रिएक्शन पर ही क्वेश्चन है, एक जनरलाइज फॉर्म है जो एक्टिवेशन एनर्जी की हमें निकालनी है। तो अगर यहाँ पे चेक करें तो मान लो रिएक्टेंट ए है और इससे प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। एक रिएक्शन में P1 बन रहा है, दूसरी में P2 बन रहा है, तीसरी में P3 बन रहा है और इसी तरह n नंबर ऑफ रिएक्शन है तो प्रोडक्ट Pn बन रहा है। ठीक है, और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी एक तो कांस्टेंट हमें दिया है K, 2K, 3K एंड Nk, AP में कांस्टेंट वेरी कर रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी भी AP में ही वेरी कर रही है, जैसे E, 2E, 3E, Ne। ठीक है, तो अभी इसका एक क्वेश्चन हमें पता है ऑलरेडी कि दो पैरेलल रिएक्शन वाला, तो इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या आती है, K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2। अब यहाँ पर अगर देखें तो उसी को हमें जनरलाइज करना पड़ेगा कि इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3 अप टू Kn An डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 अप टू Kn। और ये अब सिंपल सीरीज बन गई है, सॉल्व करोगे तो तुम्हें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, दो पैरेलल रिएक्शन वाला याद करो। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये वाली एक्सरसाइज अगर देखेंगे तो बहुत वेरिएशन क्वेश्चन में है, तमाम तरह की कैलकुलेशंस भी हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान से इनको करना है, राइट। बाकी हमें आदत डाल लेनी कि हर क्वेश्चन का आंसर जब तक ना मैच हो जाए तब तक हम कैलकुलेट करें, क्योंकि भाई आंसर लाने तक तमाम गलतियां होती हैं छोटी छोटी। तो जब हम आंसर लाएंगे तभी वो गलतियां हमारी पकड़ में आएंगी और हम एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करेंगे। केवल अगर दिमाग में सोच लिया ये करके ये कर लेंगे तो एग्ज़ाम में मामला अटक जाता है, ये सब करते हो आंसर नहीं आता। तो इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर निकालना ही है। कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत रेयर क्वेश्चन में जहां अनवांटेड हाई कैलकुलेशन हो वहां आंसर वेरिफिकेशन के लिए बस कर सकते हो, क्योंकि
पता तो हो, तुम सब चीज़ें सही रख रहे हो, वैल्यूज़ वगैरह प्रॉपर। ठीक है, ओके बच्चों।